हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे जो आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बाइनेंस के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली 2 दिन से मार्केट में एक तरह का फर्ड चालू है और मार्केट क्रैश भी कर रहा है। आपके अंदर डर भी हो सकता है कि ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, क्या हम इस पे रिलायबल हो सकते हैं, क्या इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक तरह का क्रिप्टो का कुछ फंडा बताऊंगा मैं। हो सकता है कि आपको ये फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं बाइनेंस के बारे में। अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा न्यूज ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एक ऑडिटिंग फर्म था जिसका नाम है मजाज। उसने अपनी जो क्रिप्टो रिलेटेड जो ऑडिटिंग का जो सर्विस प्रोवाइड करता था, उसने उस सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। जो कि crypto.com का भी उसने ऑडिट किया था, बाइनेंस का किया था, KuCoin का भी किया था। और उसके चलते कुछ मार्केट में एक अलग तरीका सा एक पैनिक सिचुएशन आ चुका है, क्योंकि उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया था वो सर्विस अभी उन्होंने हर्ट कर दिया, फिर कह सकते हो सस्पेंड कर दिया है। तो उसके चलते हुए जो रिजर्व फंड था उनके पास में, जितने सारे क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन्होंने जो रिजर्व फंड संभाल के रखा है, उसके रिगार्डिंग जो प्रूफ था, ये प्रूफ देने के लिए मजाज कंपनी ही था। क्योंकि मजाज का क्या मजाल ही देखिए उसने बहुत ही क्विक से चुपचाप अपनी सर्विस बंद कर दिया। अभी बंद क्यों किया, क्या राज है, क्या चीज है, थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए क्या है ना, ये जो मजाज जो कंपनी है एक तरह का रेपुटेड कंपनी है फॉर ऑडिटिंग, यानी अकाउंटेंसी या फिर कोई बिजनेस का, अगर कोई फार्म का अगर किसी का वेरिफिकेशन करना हो एज ए फाइनेंशियल ऑडिट, तो मजार से ग्लोबलाइज्ड अच्छी रेपुटेड कंपनी है। तो इसने क्या किया था, बहुत ही अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए क्रिप्टो मार्केट में एक एंट्री लेते हुए, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो बड़े बड़े क्रिप्टो इंडस्ट्री थे जैसे कि कोई सेंट्रल एक्सचेंज है, तो उनके लिए भी उन्होंने एक नया तरीके से उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑडिटिंग का सर्विस प्रोवाइड किया था उन्होंने। और ऑडिट कैसा, ये कोई पॉपुलर ऑडिट नहीं था, ना ही कोई रिलायबल ऑडिट था। ये उन्होंने ऑडिट किया था ऐसे एक टेस्टिंग के तौर पे कह सकते हो। तो ये जो मजाज ग्रुप था उन्होंने ऑडिट किया था क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। तो उसमें से जो बाइनेंस का जो उन्होंने ऑडिट किया था, जो भी है ऑडिट उनका ऐसा कहना है, द रिपोर्ट्स आर फार मोर लिमिटेड इन स्कोप than a traditional audit of a company's accounts, including its liabilities and much more robust. अभी देखिए, कोई भी जब फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो वहां पे उसकी एसेट के साथ में लाइबिलिटीज को भी ऑडिट करते हैं, तब जाके वो कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो रिपोर्ट्स को आप लेके रिलायबल हो सकते हो या फिर कुछ डिसीजन ले सकते हो, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उनका जो ऑडिट हुआ था ये इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे, जो उन्होंने एसेट्स के बारे में बताया था, जो कि रिजर्व फंड है, तो वो रिजर्व फंड को उन्होंने बस बताया था कि इतना है, लेकिन एक्चुअल ऑडिट नहीं किया था। तो उसी के चलते हुए मजाज ग्रुप ने क्या किया, उनका जो जब सिचुएशन ऐसा आ गया बाइनेंस के रिलेटेड, जिसके चलते उन्होंने अपनी सर्विसेज को उन्होंने तुरंत ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इस जगह पे हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया है, हमने ऐसा कुछ फुल्ली ऑडिट नहीं किया, एक तरह का लिमिटेड ऑडिट था अपना। तो उसके चलते उन्होंने वो सर्विस को बंद ही कर दिया। अगर आप देखोगे तो टू प्रिपेयर ए प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट ऑडिटर यूजेस प्रोसीजर्स एग्रीड विद द कंपनी बट नॉट वाउच फॉर वेदर दोज प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट। अभी देखिए, उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व का जो ऑडिट करने के टाइम पे एक तरह का नॉर्म्स को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया था, जो कि कंपनीज के साथ में एग्रीड हुआ था। यानी हम कुछ ऑडिट कर रहे हैं और बाइनेंस के साथ में, तो बाइनेंस का और हमारा एक तरह का मिला जुला एक एग्रीड प्रोसीजर रहता है, और उसी के चलते उन्होंने ऑडिट किया था। एक तरह का अकाउंटिंग करते बताया कि इतना आपके पास में रिजर्व फंड है, ठीक है, एक तरह का ओवरऑल ऑडिट, ना कि इंटरनली घुस के उसके एक्चुअल लायबिलिटी कितना है, क्या है। और यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज नॉट द वाउच, यानी ये कंफर्म नहीं है कि जो प्रोसीजर हमने इंप्लीमेंटेशन यूज किया है वही प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है। The auditor also doesn't give any assurance over the numbers in the report as it would in a full financial audit. और ऑडिटर also doesn't give any assurance भी देता नहीं कि ये जो फुल्ली ऑडिट हमने किया है इसके चलते आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो।
तो उसी के चलते उनको पता है कि हमने तो फुल ऑडिट नहीं किया, तो वो अपना ऑडिटिंग जो सर्विसेज था तुरंत बंद कर दे, क्योंकि उनको पता है ये जो ऑडिट हमने किया है बहुत ही गलत ऑडिट था। क्यों गलत ऑडिट था? क्योंकि एक वोलेटाइल मार्केट में, एक तरह का वोलेटाइल प्रोजेक्ट में आप ऑडिट कर रहे हो, तो ये बहुत रिस्की ऑडिट होता है, ये चलते आपके ऊपर भी ब्लेम आ सकता है। तो उसी के चलते उनका जो सर्विसेज था उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको पैसा की लालच था और उन्होंने ऐसे ही ऑडिटिंग सर्विसेज शुरू कर दिया था। लेकिन उनको पता चल गया कि भाई ये अपनी बस की बात नहीं है ठीक है ना। तो मजाज को भूल ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर बात करेंगे, देखिए प्रूफ ऑफ रिजर्व का जब बात होता है तो आपको पता होगा रिसेंटली KuCoin एंड Crypto.com ने अपनी वेबसाइट पे प्रूफ ऑफ रिजर्व का डेटा उन्हें प्रोवाइड किया है कि हमारे पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व कितना अमाउंट है और उसका ब्लॉकचेन आईडी यानी एड्रेस जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर आप चलते हो बाइनेंस का जो अपनी CZ बाइनेंस का जो उनका ट्वीट था, एक ट्वीट आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, ब्लॉकचेन्स आर द पब्लिक परमानेंट रिकॉर्ड्स, इट इज द मोस्ट ऑडिटेबल लेजर। तो ब्लॉकचेन जो होता है एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, वहां पे जाके आप कभी भी लाइफ टाइम के लिए आप अपनी डेटा रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो। तो ये होता है मोस्ट ऑडिटेबल लेजर। तो भाई मुझे एक बात बताइए, प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है इसको यूज करते हुए हम कैसे रिलायबल हो सकते हैं? तो चलिए आपको मैं बात बताता हूँ, एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। एक्चुअल में प्रूफ ऑफ रिजर्व है क्या? देखिए प्रूफ ऑफ रिजर्व है क्या, इसके लिए आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। प्रूफ ऑफ रिजर्व में चलिए कोई एक समझो यूजर है जिन्होंने, आप पकड़ लीजिए इलन मस्क को, लेकिन हाँ ये इलन मस्क रियल इलन मस्क नहीं है, पकड़ सकते हो कोई एक डुप्लीकेट इलन मस्क है। और उन्होंने क्या किया, KuCoin के सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में कुछ अपना फंड को एक्सचेंज रखा है या फिर एसेट्स को रखा है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, एक कोई डुप्लीकेट इलन मस्क है, उन्होंने रखा है बिटकॉइन रखा है करीब करीब $100 का। और समझो इलन मस्क है तो वो तो पता है डोजकॉइन तो रखेंगे, तो डोजकॉइन रखा है उन्होंने $200 का, वो भी KuCoin के एक्सचेंज पे। और समझो पकड़ लीजिए टेदर रखा है USDT, उन्होंने $100 का रखा, या फिर एंड ट्रोन रखा है उन्होंने $100 का। और ये इलन मस्क को देखते चलते हम जैसे कुछ दूसरे भी जो कस्टमर या फिर यूजर हैं जो क्रिप्टो को बहुत ही प्यार करते हैं, पकड़ लीजिए कोई दूसरा एक यूजर है, उन्होंने भी बिटकॉइन रखा है $100 का, और डोजकॉइन रखा है उन्होंने $100 का, USDT रखा है $100 का, एंड ट्रोन रखा है $100 का। अगर हम इलन मस्क का टोटल एसेट्स को काउंटिंग करेंगे तो टोटल आता है उसका $500। ओके, एंड अगर ये जो सेकंड वाली जो यूजर है उनका अगर टोटल एसेट्स को हम काउंटिंग करेंगे, ये होता है $400 का, वो भी कहां पे, KuCoin के एक्सचेंज पे रखा है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो इन दोनों का टोटल एसेट्स मिला के कितना होता है, $900। ठीक है, जब ऑडिट होता है, ऑडिट को छोड़ दीजिए, जब आप वेबसाइट पे जाके उनका जो ब्लॉकचेन का जो एड्रेस दिया उन्होंने, जहां पे उन्होंने रिजर्व फंड रखा है, वहां पे जाके हम चेक करते हैं तो ऑन चेन एसेट्स का जो डेटा मिलता है वहां पे $1000 का मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ KuCoin के एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो $1000 का जो उन्होंने फंड हमको मिल रहा है एज ए रिजर्व फंड के तौर पे, ये क्या है, यहाँ पे है कस्टमर का फंड प्लस ओनर फंड। ठीक है ना, कस्टमर का फंड यहाँ पे कितना है, $900 का, वो वहां पे है, प्लस कुछ अमाउंट KuCoin के एक्सचेंज के ओनर का खुद का फंड है। तो ये मिला के कितना, तो $1000। तो ये जो डेटा है, ये डेटा रिलायबल डेटा हम मान सकते हैं, और इस डेटा को चलते हम प्रूफ ऑफ रिजर्व एक बहुत ही पॉजिटिव साइन के तौर पे हम उसको मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिलता है, एक तो है जो यूजर्स का जो फंड था, टोटल जो यूजर्स का जो फंड, जो टोटल एसेट्स था, इज लेस देन इक्वल टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एसेट्स। तब जाके हम मान सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे हम अपना फंड रख सकते हैं, या फिर हम एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो यूजर्स का जो फंड है वो कम है टोटल मिला के एसेट्स जो एक्चुअल रखा गया है KuCoin के पास में। ठीक है, तो रिजर्व फंड को कंपैरेटिवली अगर लेते हैं तो यूजर्स का जो फंड है वो कम है, तो इस जगह पे हम इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी यूजर्स का जो एसेट्स should be smaller than the
एक्सचेंज एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे जब हम कोई चीज को कम या फिर ज्यादा बताते हैं, इस जगह पे जब ऑडिट होता है तो ऑडिट करने के टाइम पे वो क्या करते हैं, टोटल एसेट्स चेक करते हैं KuCoin का या फिर कोई एक्सचेंज का टोटल एसेट्स कितना है एज ए रिजर्व फंड के तौर पे ऑन चेन डेटा को लेके, ठीक है ना। तो वो जब लेते हैं चेक करने के टाइम पे जो टोटल कस्टमर वहां पे है, टोटल कस्टमर का डेटा को भी वो चेक करते हैं कितना है, कस्टमर का डेटा कितना है, कस्टमर के एसेट्स कितना है। और वो एक एक करके कस्टमर का डेटा चेक नहीं करते क्योंकि वो एक तरह का सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। तो उसके चक्कर चलते क्या होता है, एक तरह का वो स्नैपशॉट्स लेते हैं, स्नैपशॉट्स को वो एक तरह का हैश रेट में कन्वर्ट करके उसका एक्चुअल एसेट्स को काउंटिंग किया जाता है, टोटल कस्टमर का एसेट्स कितना है। और वो चेक करते हैं कि टोटल एसेट्स यहाँ पे जो ऑन चेन डेटा मिल रहा है वो कितना है और कस्टमर का एसेट्स कितना है। अगर ऑन चेन डेटा ज्यादा है कस्टमर से तो ये अच्छी पॉजिटिव ऑडिट माना जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मानने के लिए देखिए, अगर मैं बताऊं थोड़ा सा चीज बताऊं कि एक हाथी है, ये हाथी छोटा है या फिर बड़ा है। आप बोलोगे हाथी तो दांत दिख रहा है तो ये तो बड़ा हाथी रहेगा, लेकिन मैं अगर बताऊं दूसरा एक हाथी दिखा दूं यहाँ पे उससे बड़ा, तो तब आपको समझे कि अरे नहीं ये तो हाथी छोटा था। तो कोई चीज का कोई डेटा को अगर कंपैरेटिवली लेते हो कम है या फिर ज्यादा है तो उसके लिए हमको दो डेटा चाहिए, एक तो कस्टमर का डेटा चाहिए प्लस यहाँ पे जो डेटा है ऑडिटिंग का डेटा जो उन्होंने किया वो डेटा चाहिए। तो अभी देखिए, अभी जाके जब हम सर्च करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, एक मिनट, जब हम KuCoin की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे समझो KuCoin का मैं वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे उन्हें कुछ रिजर्व फंड का डेटा दिया है। ये जो रिजर्व फंड का डेटा है ये उनकी खुद की एसेट्स ऑन चेन डेटा है, कस्टमर का डेटा नहीं है। तो जब तक कस्टमर का डेटा हमारे पास में नहीं आएगा तो हम समझेंगे कैसे कि आपके पास में जो डेटा है ये कस्टमर से ज्यादा है या फिर कम है। अगर कस्टमर से ज्यादा है तो बढ़िया है, अगर कम है तो घपला है। तो जब तक कस्टमर का डेटा हमको नहीं मिलेगा तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को 100% कोई एक ऑडिट चाहिए, गारंटी थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए। तो भाई जब क्रिप्टो मार्केट में आया था तो वो तो डिसेंट्रलाइज था, उस जगह पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। तो भाई ये सेंट्रल एक्सचेंज पे तो हमको थर्ड पार्टी की यूजनेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा तो डेटा नहीं मिलेगा हमको, तो हम तो रिजर्व फंड के बारे में पता नहीं चलेगा हमको, तो वहां पे हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई एक चीज बताता हूँ, आप थोड़ा सा याद समझ के चलिए, जो क्रिप्टो मार्केट में आया था ना, क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स कह सकते हैं, फिर करेंसी कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज फैक्टर को मत भूलिए, ठीक है ना। और एक डिसेंट्रलाइज चीज को आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो कहां पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताऊं, यानी आपके पास में 4G सिम तो है लेकिन आप यूज कर रहे हो कहां पे, 2G मोबाइल पे डाल के, तो क्या होगा, आपको 4G का सर्विस नहीं मिलेगा, आपको वो 2G का ही सर्विस मिलेगा। और आप चाहते हो कि 2G सर्विस में हम रिलायबल रह जाएं, कभी नहीं, आपको एक दिन वही 2G वाला सर्विस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में 4G सिम है। आप 4G मोबाइल खरीदो तभी जाके उस 4G सिम का एक्चुअल यूजेस आपको मिलेगा, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको कि एक अपने घर तो आपके पास में 20 बाई 20 का घर है, 20 x 20 का घर है, लेकिन आपने जो सामान लिया है वो लिया है 30 x 30 फीट का, यानी 20 बाई 20 के घर के अंदर 30 बाई 30 के अगर खटिया घुसाओगे तो क्या होगा, एक तो घर टूटेगा नहीं तो खटिया टूटेगा। तो वही हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। आपके जैसा या फिर मेरे जैसा बेवकूफ इंसान कोई नहीं मार्केट में, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स को आप डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ही यूज करिए, 4G सिम को 4G मोबाइल पे ही डालिए। तो भाई आपको अगर मैं पिछला वीडियो दिखाया था आपको बताया होगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या सेफ है, मैं ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बता दिया था। उसके बाद बाइनेंस का फट चालू हो गया, मार्केट डाउन चला गया, आपको पता था शायद कल डाउन नीचे जा सकते, कल डाउन नीचे भी गया। तो भाई जब मैं कुछ बात बताता हूं ना, उस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। कुछ बातें हैं जो मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, उसके पीछे का कुछ रीजन भी रहता है। आप कुछ चीजों का नोट डाउन करके रखिएगा और ले आप एक बात रखिए, सम्मान के चलिए, बाइनेंस हो सकता है आज नहीं तो कल, हो सकता है 2-3 साल के बाद धीरे धीरे डाउन हो सकता है। बाइनेंस अगर आपको देखो यहाँ पे उनका ट्विटर हैंड पे चलते हैं, बाइनेंस इतना बौखलाया हुआ है अभी, क्योंकि देखिए बाइनेंस इतना बौखलाया हुआ है, उसके पीछे का राज तो बहुत अलग है। ये अभी देखिए, अगर आपको बताऊं, CZ बाइनेंस को छोड़ दीजिए, आप इथेरियम का फाउंडर को ले लीजिए, विटालिक बुटेरिन को, वो कभी ज्यादा ट्विटर पे बात ही नहीं करते।
उनका काम है काम करना, क्रिप्टो इंडस्ट्री तो छोड़िए, उनका काम है कुछ नया टेक्नोलॉजी को लेके कुछ नया एरा बनाना मार्केट में। तो ज्यादा बड़बड़ाते नहीं हो। सीजी विनास क्या होता है ना, है कुछ नहीं उनके पास में, है एक तरह का बिजनेस माइंड, ना ही कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नॉलेज है, वो बस उनके पास में बिजनेस माइंड है और कुछ नहीं। और ये ज्यादा बड़बड़ाते हैं और उसके चलते इतना बौखलाए गए। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं पता है, यहाँ पे वो बहुत ही जल्दी उनको लग रहा है कि शायद मेरा बाइनेंस जो है ना बहुत शायद डूब सकता है, तो उन्होंने तुरंत ही उन्होंने डेटा भी शेयर किया। आप देखोगे ना, उन्होंने डेटा शेयर किया कि बाइनेंस चेन पे सबसे ज्यादा यूजर है, 1.8 मिलियन का यूजर है, इथेरियम के इतना यूजर है, इतना दुनिया फलाना ठिकाना जो भी है। भाई बाइनेंस चेन का यूजर हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बाइनेंस तो छोड़िए, बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या सेंट्रलाइज एक्सचेंज रिलायबल है? किसी को नहीं पता। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड करिए, लेकिन अपनी जो एसेट्स को ज्यादा दिन तक होल्ड मत करिए। क्या ट्रेड करिए, प्रॉफिट लीजिए, उसके बाद में तुरंत निकल जाइए, अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर लीजिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड आपके दोस्त के शेयर जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक।